ठीक है सर, ठीक है। मैं सुधांशु जी आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद अभय दुबे जी आपके पास आ जाऊंगी। सर सुधांशु जी, यहाँ पर एक बात का जिक्र जो अभय जी कर रहे थे कि साहब आप इंतजार कीजिए, जब बात देश के चुनाव की आएगी तो अपने तमाम मतभेद बुराकर, वैचारिक जो भिन्नताएं हैं उसको अलग रख के विपक्ष एक साथ एकजुट नजर आएगा। क्या यही वजह है कि वो बीजेपी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये हुंकार भरते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको भी गठबंधन बनाना पड़ा सर, एनडीए वाला गठबंधन? देखिए, बहुत दुख की बात है कि मणिपुर के विषय के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय इस ढंग की बात प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, आज डिजिटल डाटा वेरिएबल है, कितना प्रतिशत बोला गया है मणिपुर पे? संपूर्ण विपक्ष ने 10% भी नहीं बोला है मणिपुर पे। इसका मतलब 90% राजनीति थी। और यदि आपने पूरा प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होता, फिर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई होती, तो हम मान लेते कि यह मणिपुर के लिए संवेदना थी। मगर आप मणिपुर की दुखद घटना में अपनी राजनीतिक जीत की संभावनाएं तलाश रहे थे। अन्यथा जब आपको लगा कि अब अविश्वास प्रस्ताव पर जीत की कोई संभावना नहीं है, तो भाग खड़े हुए। और यह भारत के इतिहास का इकलौता अविश्वास प्रस्ताव है। मेरे दोनों वरिष्ठ पत्रकार जानते होंगे, सरकारों ने तो अविश्वास प्रस्ताव सामना करे बगैर इस्तीफा दिया है। चौधरी चरण सिंह जी ने, अटल जी ने 13 दिन की सरकार में। मगर विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वो मतदान से पहले गायब हो जाए, मेरे ख्याल से ऐसी विचित्र राजनीति कभी देखने को नहीं मिली। ठीक है सर, ठीक। अब दूसरी बात का इनका जवाब जरूर देना कह रहे हैं कि साहब अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दूसरे देशों में जाके दिलवा रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी इतने शक्तिशाली नेता हैं कि दुनिया के जिस देश से चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वो करवा ले रहे हैं। मगर आप इतने कमजोर नेता हैं कि अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री से सरासर गलत जिसको आप दिल्ली में कह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। माननीय, इस ढंग की जो आप लोग तर्क देते हैं, विचित्र तर्क, उसी के कारण आप लोगों की यह परिस्थिति उत्पन्न होती चली जाती है। और इसी वजह से आप अभय दुबे जी के पास आ रही हूं जरा सा। अभय दुबे जी, आप दोनों को सुन रहे हैं और दोनों तरफ से अपनी जीत को लेकर 2024 के लिए दावा बड़ा किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ये 24 की जो सियासी बिसात है, आपको क्या लगता है इस पर जीत हार का फैसला कैसे होगा? देखिए, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि 24 में वही होगा जो कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। अच्छा। अगर कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में खासतौर से उन 188 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 92% था, जहां सीधी भाजपा और कांग्रेस से टक्कर थी, लेकिन कोई दूसरा दल उसमें बीच में नहीं था। नरेंद्र मोदी ने 92% स्ट्राइक रेट से कांग्रेस का उन सीटों पर सुपड़ा साफ कर दिया था। अगर कांग्रेस उन 188 सीटों पर अपना प्रदर्शन 50-60% भी बेहतर कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत की पार्टी नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा हेरफेर का चक्कर नहीं है। और मेरे ख्याल से हमारे दोनों साथी भी इस बात की तस्दीक करेंगे, क्योंकि ये तथ्यात्मक बात है। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बस एक छोटी सी बात है, एक फैक्ट है ये भाई। 2019 लोकसभा चुनाव, इसमें बीजेपी को 303 सीटें मिली। अब यहां पर हम देख रहे हैं इंडिया वाला गठबंधन, लेकिन उन 303 सीटों में भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 224 के करीब ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी का जो वोट शेयर था, वो टोटल जो वोट्स पोल थे उसमें सिर्फ 50% से ऊपर था। तो ऐसे में अगर ये गठबंधन बना भी है तो ये क्या हासिल कर लेगा? नहीं, आपकी बात सही है। मैं जब ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष क्या है, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष ये है कि वो तीसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। अब अगर उसको 272 सीटें या उससे कम मिलती हैं, 272 सीट कम मिलती हैं, तो उस नरेंद्र मोदी का पूरा रुतबा और खेल खराब हो जाएगा। तो विपक्ष का पहला काम तो यह है कि भाजपा को 272 सीटें ना मिलने दे। अब 224 में अगर भारतीय जनता पार्टी को 224 ही मिली, 225 मिली, 200 मिली, 215 मिली या 250 भी मिली, तब भी खेल खराब हो जाएगा। एक और बात मैं कह रहा हूं कि जो अडानी वाला मसला है, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, इस मसले में सत्तारूढ़ दल पर भ्रष्टाचार का आरोप चिपकाने का ट्रिगर पॉइंट इस मसले में निहित है। लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट का इस्तेमाल विपक्ष ने ठीक से नहीं किया। विपक्ष इस मसले पर काफी लंबे अरसे से खामोश है। और आप जनता के बीच में इस मसले को तो ले ही नहीं गए। आप संसद में बोले, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सब तो किया आपने, लेकिन आम पब्लिक के बीच में जिस तरह से बोफर्स का मसला ले जाया गया था, आम पब्लिक के बीच में वीपी सिंह खड़े होते थे, जेब से पर्ची निकाल के लहराते थे। बात यह है कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरला, जब वहां की सरकारें खुद अडानी के साथ काम कर रही हैं, तो फिर कांग्रेस वो मसला लेकर कैसे जा सकती है? मेरा कहना है, इस सबके बावजूद ले जाया जा सकता था मसला। अच्छा, हाँ, एक मसला जो है, एक
उद्योगपति जो है जरूरी नहीं हर मामले में भ्रष्टाचार करे, कई तरह के तर्क उसमें बनते हैं। जिन चीजों को आप भ्रष्टाचार का प्रमाण मानते हैं उनको आपको श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए था, आपको जनता के बीच में जाना चाहिए था, प्रचार करना चाहिए था, जनसभाएं करनी चाहिए थी, पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच में पुस्तकें वितरित करनी चाहिए थी। ऐसी कोई भी मुहिम कांग्रेस ने और विपक्ष ने नहीं चलाई। आइडिया तो नहीं मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी को आपकी सब बातें सुनकर। मैं ये समझता हूं इस तरह करके कांग्रेस ने एक पूरा मौका इस सवाल के ऊपर खो दिया। और मुझसे कांग्रेस के समर्थक ये कहते थे अभी रुक जाइए, थोड़े दिनों बाद ये काम होगा। अच्छा, तो मैं तो इंतजार ही कर रहा हूं, ये काम तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है सर, चलिए समय मेरे पास इतना ही है। सुधांशु जी माफी के साथ मैं देख पा रही हूं आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन समय आज नहीं है सर। दोबारा आपसे बातचीत होगी शाम 5 बजे एबीपी न्यूज के इस हुंकार शो में। फिलहाल कुल मिलाकर 24 को लेकर हर कोई साध रहा है निशाना, कर रहा है बड़ा दावा, लेकिन जाहिर सी बात है अभी 24 में वक्त बहुत है और ऐसे में तब तक जनता का मूड क्या होगा, जनता का जनादेश किसको मिलेगा आशीर्वाद, इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।